3 साल बाद कश्मीर घाटी एक बार फिर आतंकी हमले से हिल गई है। बुधवार की सुबह 9:45 बजे सेंट्रल कश्मीर के बेलिना इलाके में फिदायीन हमला हुआ। दरअसल कश्मीर घाटी एक बार फिर फायरिंग, ग्रेनेड ब्लास्ट और सायरन की चीख से गूंज उठा। श्रीनगर में बेमिना के उन चौराहों पर जहां थोड़ी देर पहले तक बंद का सन्नाटा छाया था, वहां अचानक हलचल तेज हो गई। एक तरफा एक्शन में आए जवानों ने अपनी राइफलों के साथ पोजीशन ले ली, तो दूसरी ओर पुलिस की बख्तर बंद गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। जब तक कुछ समझ में आता वहां लाशें बिछ चुकी थी। जब हालात काबू में आए तो पता चला ये एक फिदायीन हमला था। हमले की शुरुआत सेंट्रल श्रीनगर के बेमिना इलाके में मौजूद पुलिस पब्लिक स्कूल से हुई। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने कुल 4 कंपनियों और 12 लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया है। इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली, एनसीआर और चंडीगढ़ समेत 14 स्थानों पर छापेमारी भी की। सीबीआई ने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख के कजिन जूली त्यागी और डॉक्सा त्यागी व पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष बागरोडिया के भाई सतीश बागरोडिया भी शामिल हैं। इन सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने और धोखाधड़ी के साथ साथ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज किए गए हैं। सीबीआई ने 12 लोगों के अलावा 4 कंपनियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। ये कंपनियां हैं फिल्मेकादिका, अगस्ता वेस्टलैंड, आईडीएस, इन्फोटेक लिमिटेड भारत तथा एरोमेट्रिक्स इंडिया। 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने इस मामले में जगह जगह छापेमारी भी की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले की जांच में आने वाले दिनों में कई बड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसके साथ ही आज सीबीआई की छापेमारी में जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, सीबीआई आगे की रणनीति उसी के आधार पर तय करेगी। पंजाब के तरनतारन में युवती से हुई छेड़छाड़ के मामले में जब युवती थाने पहुंची तो उसकी पिटाई की गई थी। ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। इसका असर विधानसभा में भी देखने को मिला। विधानसभा में बुधवार को उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब तरनतारन में पुलिस से पिटने वाली महिला के मामले में कांग्रेस विधायकों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। हंगामे की शुरुआत विधानसभा स्थित कांग्रेस विधायक दल के ऑफिस में पिटाई की शिकार युवती और 3 अन्य महिलाओं के पहुंचने पर हुई। युवती के पीछे पीछे पंजाब पुलिस के लगभग 150 जवान और अधिकारी उन्हें उठाने वहां पहुंच गए। पुलिस के पहुंचने पर गुस्साए कांग्रेस विधायकों ने उन्हें घेर लिया और पकड़ने की कोशिश भी की। ज्यादातर पुलिसकर्मी तो भाग गए, लेकिन गुरदासपुर जिले से आया एक पुलिसकर्मी कांग्रेस विधायकों के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में पुलिस को घुसने को लेकर जमकर बवाल किया। कांग्रेसी विधायकों ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग भी की। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया और वॉकआउट भी कर गए। दिल्ली विधानसभा के बजटकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत हो गई। उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना के अभिभाषण से शुरू हुआ ये बजट सत्र 3 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 13 बैठकें होंगी। बजट 20 तारीख को पेश किया जाएगा और 26 तारीख को होगा दिल्ली की बजट पर बहस की शुरुआत। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई। 13 बैठकों तक चलने वाले बजट सत्र में बजट 20 तारीख को पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत में ही दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने शीला सरकार की उपलब्धियां गिनाई। शीला दीक्षित के लिए आखिरी पूर्णकालीन बजट होगा। इस बजट के कुछ महीनों बाद ही दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा, बिजली पानी से लेकर कानून व्यवस्था तक हर मोर्चे पर दिल्ली सरकार विफल रही है। साथ ही बीजेपी ने लोकायुक्त की जांच को आधार बनाकर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष योगानंद शास्त्री के इस्तीफे की भी मांग रखी। शीला सरकार के लिए बजट सत्र बेहद मुश्किलों भरा रहने वाला है। जहां सदन के अंदर उसे बीजेपी के सवालों का जवाब देना होगा, वहीं सदन के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी शीला सरकार की नीतियों का घेराव करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे की जनता को एक नई सौगात दी है। दरअसल राजस्व न्यायालयों में चल रहे मुकदमों के सिलसिले में अब आम आदमी को चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मुकदमे की तारीख और मुकदमे की स्थिति वो सीधे इंटरनेट पर देख सकेंगे। इसके लिए अखिलेश यादव ने आज राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली की भी शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक नई सौगात दी है।
अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य सूबे के सभी राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण करना है, जिससे अब वहां से संबंधित सभी जानकारियां ऑनलाइन मिल सकेंगी और आम आदमी को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने होंगे। खास बात ये भी है कि इंटरनेट पर ही मुकदमे की तारीख, न्यायालय के आदेश और उसकी कार्यवाही की सभी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। पहले चरण में ये सुविधाएं 18 मंडलों के मंडलीय राजस्व न्यायालयों और 25 जनपदों सहारनपुर, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर नगर, इलाहाबाद, लखनऊ, मिर्जापुर, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इटावा, कन्नौज, सीतापुर, बाराबंकी और बलिया जनपदों में शुरू की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि सपा सरकार कम समय में जनता को लाभ देना चाहती है और राजस्व विभाग जनता से जुड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और अब उत्तर प्रदेश की आम जनता, जिन्हें समाजवादी लैपटॉप भी मिला है, वो उस इंटरनेट के माध्यम से वहां से भी जानकारी हासिल कर सकती है। वहीं इस मौके पर प्रदेश के राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और यहाँ राजस्व कोर्ट की संख्या भी काफी ज्यादा है। अभी तक लेखपाल नहीं चाहते थे कि कोर्ट नेट से जुड़े और उनकी रियासत खत्म हो जाए, लेकिन 14 साल के बाद सूबे में व्यवस्था लागू की जा रही है। बहरहाल 15 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार के 1 साल पूरे होने से पहले एक नई सौगात देकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी उपलब्धियों में एक नई सौगात जोड़ ली है, लेकिन देखना अभी बाकी है कि इस योजना का लाभ आखिर आम जनता को मिल पाता है या नहीं। सरकारी लैपटॉप नहीं बेच सकेंगे छात्र। कुछ छात्रों ने की थी लैपटॉप बेचने की कोशिश। सरकार ने बनाई लैपटॉप पे नजर रखने के लिए वेबसाइट। छात्रों और लैपटॉप का डिटेल किया वेबसाइट पे अपलोड। समाजवादी पार्टी का लैपटॉप युवाओं के लिए खुशियों का पासवर्ड तो है, वहीं कुछ छात्रों ने इसे बेचने की भी कोशिश की है। सरकार ने इसको खरीदा और बेचा ना जाए, इसका पुख्ता इंतजाम किया है। इसके लिए यूपी लैपटॉप टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन नाम की एक वेबसाइट का निर्माण किया गया है और खरीदने बेचने वालों पे कार्रवाई भी की जाएगी। इस वेबसाइट में लैपटॉप का यूनिक सीरियल नंबर होगा। ये सीरियल नंबर किस छात्र को मिला है, छात्र किस स्कूल से पास हुआ है और किस स्कूल में पढ़ रहा है, इसके साथ साथ छात्र के हस्ताक्षर और किस अधिकारी द्वारा उसको लैपटॉप दिया गया है आदि की सभी जानकारियां होंगी। अगर कोई छात्र इस लैपटॉप का दुरुपयोग करता है तो आप उसकी शिकायत इस वेबसाइट पे डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने की अखिलेश की कोशिशों को मिली है ताकत। मुख्यमंत्री ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के लोगों से की मुलाकात। खास बात यह है कि दिल्ली और मुंबई के बाद यूपी पहला राज्य है जहां इतना बड़ा डेलीगेशन आया है। उत्तर प्रदेश में निवेश की कोशिशें अब रंग लाती दिख रही हैं। पहले वर्ल्ड बैंक और अब यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। यूपी में पहली बार अमेरिका की 39 कंपनियों के लोग आए। एक दो नहीं, कई सेक्टर्स पर बात हुई। काउंसिल के अध्यक्ष अजय बांगा ने खुद कहा कि यह एक ऐतिहासिक मौका है। बात हुई ऊर्जा से लेकर सौर ऊर्जा सेक्टर तक की, फार्मा से लेकर इंश्योरेंस तक की। कंपनियों ने यूपी में निवेश के शुरुआती संकेत दिए तो काउंसिल ने अखिलेश को अमेरिका आने का न्योता, जिसे अखिलेश ने स्वीकार भी कर लिया। कंपनियों के रुख से तो साफ है कि अखिलेश मोदी बनने की राह पर हैं। हालांकि ये राह लंबी जरूर है। असली बात तो तब बने जब ये दावे हकीकत का जामा पहने और निवेशक असली में जय उत्तर प्रदेश के नारे पर भरोसा करें। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर तेज रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विदेशी कंपनियों को रिझाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। आगरा समिट के बाद यह पहला मौका था जब यूएस इंडिया काउंसिल व सीआईआई के साथ राज्य सरकार ने मंच साझा किया। इस सम्मेलन में दुनिया की 40 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे में मौजूद तमाम संभावनाओं को गिनाते हुए विदेशी कंपनियों से इन्वेस्टमेंट की अपील की। जूनियर यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास में सबको साझेदार बनाना चाहते हैं। इसके लिए कंपनियां सूबे में रोजगार मुहैया करवाने में मदद करें। तो वहीं सरकार कंपनियों को जरूरी सुविधाओं के साथ ही अपनी औद्योगिक नीति में भी बदलाव की जरूरत की बात कर रही है। मुख्य सचिव ने गुजरात के औद्योगिक मॉडल का जिक्र किया, लेकिन अखिलेश ने किसी की नकल की बात से इनकार कर दिया। दरअसल हकीकत में तस्वीर वैसी नहीं है। अगर इसे सूरत हाल में बदलाव नहीं किया गया तो सरकार का फुलाया हुआ गुब्बारा बहुत जल्दी फूट जाएगा। वो चाहे सिंगल विंडो सिस्टम हो या फिर नौकरशाही का नकारात्मक रवैया हो या सूबे की बदतर कानून व्यवस्था, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुलिसिया तंत्र और सरकारी तंत्र की खामी से ज्यादा मीडिया को जिम्मेदार करार देने की नाकाम कोशिश करते आ रहे हैं। एक के बाद एक जघन्य वारदातों पर लगाम लगाने में नाकाम सरकार के मुखिया की ये दलीलें गले नहीं उतरती। सत्ता में 1 साल पूरा करने जा रही अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने में अब तक नाकाम रही है। ऐसे माहौल में शायद ही कोई कंपनी निवेश का फैसला करे। दरअसल बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजरें उत्तर प्रदेश की मौजूदा संभावनाओं
वह देश के सबसे बड़े उपभोक्ता वर्ग पर लगी है, तो वहीं सरकार पब्लिक प्राइवेट मॉडल के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहारे विकास की गंगा बहाना चाहती है। लेकिन तमाम योजनाओं को जमीन पर लाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सूबे की सरकारी मशीनरी को चाक चौबंद बनाना होगा। इस काम को युवा अखिलेश कितना कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश के अपराध की तुलना में दिल्ली को ज्यादा बताना शायद ही निवेश के माहौल को बेहतर बता पाएगा। प्रदेश की बहुगुणा सरकार को आज 1 साल हो चुके हैं। ऐसे में बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 साल की उपलब्धियां गिनाई। वहीं आने वाले 4 सालों में विकास की नई ताबीर लिखने का भी भरोसा दिलाया है। 13 मार्च 2012 को प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने शपथ ली थी और आज ठीक 1 साल बाद सरकार अपना 1 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने सरकार के 1 साल पूरे होने पर जहां सरकार की तरफ से विकास पुस्तिका का विमोचन किया, जिसे संतुलित विकास और बढ़ते कदम का नाम दिया गया, वहीं सीएम ने साफ कहा कि उनकी प्राथमिकता आम जनता की सरकार बनाने की है। उनके अनुसार पिछले 1 साल में सरकार ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसमें कई उपलब्धियां भी हैं, जिसमें गैरसैंण विधानसभा निर्माण, बेरोजगारी भत्ता, नौकरी में आवेदन की उम्र में वृद्धि समेत कई ऐसे मामले हैं। इस अवसर पर सरकार की पूरी कैबिनेट एकजुट नजर आई। खुद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ मंच पर उनके कैबिनेट मंत्री भी बैठे दिखाई दिए। वहीं कांग्रेसी नेताओं के अनुसार 1 साल में ऐसे कई अविस्मरणीय कार्य हुए हैं, जिससे सरकार का 1 साल सार्थक हुआ है। उनके अनुसार अभी सरकार 1 साल नहीं, पूरे 4 साल और चलनी है। ऐसे में विकास कार्यों की ताबीर इन 4 सालों में लिखी जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। स्पीकर द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सदन की कार्यवाही को सुचारू चलाने पर सहमति बनी है। सत्र के दौरान वित्त मंत्री 20 मार्च को राज्य सरकार का बजट पेश करेंगी। उत्तराखंड के बजट सत्र शुरू होने में चंद घंटों का फासला ही रह गया है। विधानसभा का यह सत्र 14 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। स्पीकर ने इस सत्र के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री, नेता विपक्ष समेत सभी दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सभी दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू चलाने की अपील की, जिसके बाद हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 20 मार्च को बजट पेश करने पर सहमति बनी। बहुगुणा सरकार इस सत्र के दौरान दर्जनभर विधेयक सदन में पेश करेगी। जहां सरकार सत्र के मद्देनजर विधायी कार्य निपटाने में लगी रही, वहीं विपक्ष सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाने में जुटा रहा। बहरहाल उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि सदन की कार्रवाई सुचारू चलती या फिर ज्यादा वक्त हंगामे बीतेगा। 14 मार्च से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने पहले ही निर्देश दिए हैं कि विधानसभा परिसर के आसपास से धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को फौरन से हटाया जाए। 14 मार्च से प्रदेश का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, जिसके लिए प्रशासन और पुलिस को काफी मेहनत करनी होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विधानसभा परिसर के आसपास जो भी धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उन्हें यहां से हटाकर किसी और स्थान में ले जाया जाए। जिसके बाद पुलिस ने देर शाम तक मीटिंग की और ये फैसला किया गया कि धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को परेड ग्राउंड पर एक स्थान में दिया जाएगा। पुलिस ने बताया है कि परेड ग्राउंड के आसपास एक धरना स्थल बनाया जाएगा, जहां ये लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी कर सकेंगे। साथ ही जिलाधिकारी देहरादून ने विधानसभा के आसपास धारा 144 भी लागू की है और कहा है अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आज प्रदर्शन करने वाले इन लोगों को देर शाम तक हटा सकती है, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि अगर विधानसभा के पास इन लोगों की नेता नहीं सुनते हैं तो फिर क्या गारंटी है कि 5 किलोमीटर दूर परेड ग्राउंड पर इनके धरनों में राजनेता पहुंचेंगे और इनकी समस्या का निराकरण करेंगे। गाजियाबाद में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है। यहाँ बदमाशों का बोलबाला है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में सुबह तड़के बाइक सवार बदमाशों ने एक कारोबारी को गोली मार दी। देश के नक्शे में तेजी से विकसित हो रहे शहर की हैसियत रखने वाले गाजियाबाद में क्राइम ग्राफ कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। बदमाश यहाँ अपने कारनामे को अंजाम देने के लिए अंधेरा होने का इंतजार नहीं करते, क्योंकि दिन दहाड़े अपराध करने से उन्हें रोक पाने में पुलिस नाकाम है। सुबह भी ऐसा ही हुआ जब थाना मसूरी के डासना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने डेयरी संचालक ब्रजेश नागर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में घायल ब्रजेश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस इस मामले को रंजिश से जोड़कर देख रही है।
दिन दहाड़े बाइक पर सवार बदमाश आते हैं और एक कारोबारी पर अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। उधर पुलिस है कि इस मामले को रंजिश का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ने में जुटी है।